हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आइए, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था, कुछ बेसिक पॉइंट्स किए थे कॉन्ट्रैक्ट के, और मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि लॉ क्या होता है और उसके बाद मर्केंटाइल लॉ और उसके सोर्सेज क्या हैं उनके बारे में हमारी चर्चा हुई थी। आइए, और मैंने फिर सेक्शन 2H में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो डिस्कस किया था। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, और आइए उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि हम लोग डिस्कस करेंगे अग्रीमेंट के बारे में, बिकॉज हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो डिस्कस कर लिया था। सो नाउ अच्छा, डेफिनेशन के बारे में मैंने आपसे कहा था कि हम लोग कॉन्सिक्वेंटली जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी ग्रेजुअली उसको डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आइए, अब आपके सामने है अग्रीमेंट। सेक्शन 2 क्लॉज ई में अग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है। उसके पहले मैं एक बार बता दूं आपको कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सेक्शन 2H कहता है कॉन्ट्रैक्ट मींस एन अग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो मैंने एनफोर्सिबिलिटी का मतलब आपको समझाने की कोशिश की थी कि एनफोर्सिएबल का वर्ड का मीनिंग क्या निकलता है, सेंस क्या होता है, और एनफोर्सिएबल कराते किसको हैं, तो अग्रीमेंट को कराते हैं। इसका मतलब फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट देयर आर टू रिक्वायरमेंट्स, one is agreement and second one is the enforceability of the same agreement। अग्रीमेंट का होना जरूरी है और उसका एनफोर्सिएबल होना जरूरी है। तो एनफोर्सिएबल का मतलब मैंने आपको यह बताया था कि जब भी कोई भी, अगर हम आपस में कोई समझौता करते हैं, कोई अग्रीमेंट करते हैं और उसको लीगल इंटेंशन के साथ करते हैं, ये सब चीजें आपको समझाएंगे आगे चल करके एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 में, या फिर आप प्रॉपर ऑफर की बात करेंगे तो ऑफर की डेफिनेशन में हम आपको समझाएंगे, उसकी जो टर्मिनोलॉजी होती है उसमें समझाएंगे कि लीगल रिलेशन एस्टैब्लिश करने का पर्पस क्या होता है। तो जब भी हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट में एंटर करते हैं, वहां हमारा इंटेंशन होता है कि सामने वाली पार्टी को लीगली बाउंड करना, और उस मुद्दे पर हम उसको कोर्ट तक घसीट सकते हैं, कोर्ट में लेके जा सकते हैं, तो उसे हम बोलेंगे कि ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ है। और मैंने एक एग्जाम्पल भी आपको देके समझाया था कि क्या एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होता, क्योंकि कुछ सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स को एनफोर्सिएबल नहीं माना जाता है। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें हम चाहते ही नहीं है कि लीगल रिलेशनशिप बने, मतलब कानूनी रूप से सामने वाले को हम अपने कस्टडी में नहीं करना चाहते हैं, या कानूनी रूप से कोई एक्शन लेने के इंटेंशन से कोई काम नहीं करते, तो हम कहते हैं कि ठीक है भाई, ये आपका एनफोर्सिएबल नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल एक दोस्त की दी थी कि एक दोस्त आपके घर डिनर के लिए आता है, आप इनवाइट करते हैं और उसको डिनर नहीं देते, फिर भी वो कुछ आपका नहीं कर सकता, बिकॉज ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। यहाँ पे हमारा कहीं भी इंटेंशन नहीं था कि हम एक दूसरे को क्या करें, कोर्ट में लेकर के जाएं। लेकिन वहीं अगर एक होटल में आपने अगर कोई कमरा बुक किया हो, या फिर आपने होटल में कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए होटल के साथ अग्रीमेंट किया हो और वो मौके पर धोखा दे दे, तो क्या आप उसे छोड़ेंगे? नहीं, वो बकायदा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आप, और वो लीगल इंटेंशन के साथ किया जाता है। सो ही कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस अग्रीमेंट, है ना। चलिए, तो आइए अब एनफोर्सिबिलिटी समझने के बाद, एनफोर्सिबिलिटी पे और भी चर्चाएं होंगी आगे, लेकिन अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अग्रीमेंट। बेहद इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अग्रीमेंट से ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो अग्रीमेंट क्या होता है जरा सुनेंगे। अग्रीमेंट की सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊं और फिर उसके बाद मैं लेके चलूं आगे। अग्रीमेंट की डेफिनेशन होती है एवरी प्रॉमिस, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। सेक्शन कौन सा है? अच्छा, ये लेक्चर नंबर हमारा कौन सा है, ये मैं लिख दूं यहां पे, लेक्चर 2, सेक्शन 2E, ये देखिए आपके सामने है, और ये कहता है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अब जब ये बातें आती हैं, यही डेफिनेशन है इसकी, कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, दिस इज कॉल्ड अग्रीमेंट। बट अब इसमें ये टर्म जो यूज किए गए हैं कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर,
तो ये कैसे अग्रीमेंट क्रिएट करते हैं इसके बारे में जरा सुनिए। अब आपको इसके लिए प्रॉमिस क्या होता है ये जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि प्रॉमिस किसे कहते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये कंसिडरेशन कैसे बन रहे हैं एक दूसरे के लिए, और ये एक दूसरे में का मतलब कौन है। ठीक है, प्रॉमिस का मतलब होता है, प्रॉमिस भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं यहां फिलहाल आपको बताना चाहता हूं कि प्रॉमिस का मतलब होता है एक्सेप्टेड प्रपोजल, या फिर प्रपोजल को आप ऑफर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्टेड प्रपोजल या ऑफर, या यूं कह सकते हैं कि प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस एज पर सेक्शन 2 क्लॉज बी। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन, जब भी कोई प्रपोजल या ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। अब आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करते हैं। आपने या मैंने ही आपसे कहा कि हे मित्र, हे दोस्त, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा और इसके लिए मैं आपसे एक सर्टन सम, एक फीस चार्ज करूंगा। ठीक है, ये मेरी इच्छा है और मैंने आपकी इच्छा जानने के उद्देश्य से ये बात आपके सामने रखी और आपने हाँ कह दिया। मैंने अपनी बात आपके सामने रखी कि हे मित्र, हे दोस्त, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा, एक सर्टन सम ऑफ मनी आपसे फीस के रूप में चार्ज करूंगा, क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं? और आपने कहा हाँ। तो अभी तक तो जब तक आपने हाँ नहीं कहा था तब तक मेरे द्वारा दिया गया ये प्रपोजल, यही ऑफर, इसी को कहते हैं प्रपोजल, आगे चल के बताऊंगा मैं। तो ये प्रपोजल केवल एक प्रपोजल था, लेकिन जैसे ही आपने उस पर हाँ कह दिया ये एक प्रॉमिस बन गया। और कैसे प्रॉमिस बना? जो मैंने आपको अपनी बात रखी कि मैं आपको पढ़ाऊंगा एक रकम के लिए, तो वो बात अब प्रॉमिस बन गई मेरे लिए, क्योंकि आपने हाँ कह दिया और मेरे द्वारा कही गई बात, जो जिस उद्देश्य से मैंने कहा था कि मैं आपसे उस पे हामी भरा सकूं, वो अब हो गया और इसलिए ये मेरी बात अब प्रॉमिस के रूप में आ गई। मैं अब वचन देता हूं आपको कि आपको मैं पढ़ाऊंगा। ऐसे ही होता है ना, प्रॉमिस तो यही होता है ना। मान लीजिए मैंने एक झगड़े का एग्जाम्पल लिया था कि दो दोस्त आपस में फाइट करते हैं, आप कैसे उनको समझाते हैं। तो एक दोस्त कहता है कि हाँ ठीक है, मैं आज के बाद झगड़ा नहीं करूंगा, और दूसरा भी कहता है कि ठीक है। तो जैसे ही दूसरा कहता है ठीक है, अब उसके द्वारा कही गई बात क्या बन जाती है? प्रॉमिस बन जाती है कि प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं झगड़ा नहीं करूंगा। यही तो होता है प्रॉमिस। जब कोई आदमी आपके सामने अपनी इच्छा जाहिर करे आपकी इच्छा जानने के उद्देश्य से, तो अब जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसकी इच्छा को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसकी डिजायर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसकी विलिंगनेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, और अब यहां प्रॉमिस क्या हुआ कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो अब इस प्रॉमिस के साथ देखिए क्या चीजें जुड़ी हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप उसके बदले में मुझे पैसे देंगे। तो ये पढ़ाने का जो प्रॉमिस है और पैसे लेने का जो वो प्रॉमिस आपका हो गया कि आप पैसे देंगे मुझे। तो ये कुल मिलाकर के एक सब्जेक्ट मैटर हो गया जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो गया। प्रतिफल का मतलब होता है बदले में कुछ ना कुछ। आप मुझे पैसे देंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक दूसरे का ये कंसिडरेशन बन रहा है। तो जब ये कंसिडरेशन एक दूसरे के लिए बनते हैं प्रॉमिसेस, तो इसी को हम कहते हैं अग्रीमेंट। केवल प्रॉमिस होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब ये प्रॉमिस मैं अपने आप से प्रॉमिस कर लूं, मैं अपने आप को वचन दे दूं, आज मैं कसम खाता हूं कि कल से मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊंगा, क्या एक प्रॉमिस है ये? बोलिए जी नहीं, ये सेल्फ प्रॉमिस है। ये दूसरे के साथ प्रॉमिस नहीं हुआ, ये सेल्फ प्रॉमिस है। लेकिन मैं यही बात आपके सामने कहता हूं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा इतने पैसे के लिए, क्या आप पढ़ना चाहेंगे? और आपने कहा हाँ, तो अब ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रॉमिस बन गया। और ये अगर एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है, मतलब एक दूसरे को कुछ ना कुछ इसमें मिल रहा है या एक दूसरे की तरफ से कुछ ना कुछ जा रहा है। मेरी तरफ से आपको पढ़ाने का प्रॉमिस जा रहा है, आप मुझे पैसा देने का प्रॉमिस कर रहे हैं, और ये एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बन रहा है, इसलिए इसे हम अग्रीमेंट बोलेंगे।
और ये केवल अग्रीमेंट है, ये केवल अग्रीमेंट है, ये केवल अग्रीमेंट है, और जब तक ये एनफोर्सिएबल नहीं होता है तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अब मान लीजिए अगर मैं आपको नहीं पढ़ाता हूं तो क्या आप कोर्ट में मेरे खिलाफ केस कर सकते हैं? जी हाँ। क्या आप पैसे नहीं देते हैं तो मैं आपके खिलाफ केस कर सकता हूं? जी हाँ। तो अगर हम लोग लीगली इसको देखना चाहते हैं कि भाई कानूनी रूप से ये बिल्कुल कोर्ट में जाने लायक मुद्दा हो तो एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, तो डेफिनेटली ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपस में आप एक फादर कहते हैं एक बेटे को कि बेटा मैं तुमको कल 10 रुपए दे दूंगा, अगले दिन नहीं देते, क्या बेटा जाएगा कोर्ट में केस कर देगा? क्या इस इंटेंशन के साथ फादर ने कहा था? नहीं, ये कोर्ट में नहीं जा सकता, इसलिए एनफोर्सिएबल नहीं है। अग्रीमेंट तो है लेकिन एनफोर्सिएबल नहीं है, ठीक है। आइए, तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, अब यहां पे समझ में आया सेट ऑफ प्रोमिसेस का मतलब क्या है कि हो सकता है कि मैं एक से ज्यादा प्रॉमिस करूं आपसे कि मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, साथ में बुक्स भी दूंगा, ये भी हो सकता है। तो सेट ऑफ प्रोमिसेस भी हो सकते हैं कई सारे जो कंसिडरेशन बन रहे हैं एक दूसरे के लिए, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? अग्रीमेंट या समझौता कह सकते हैं। अब प्रॉमिस किसे कहते हैं जरा देखिए, सेक्शन 2B में जो एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन है, जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा किसी के सामने रखता है उसकी इच्छा जानने के उद्देश्य से, तो अगर वो सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया तो कहा जाता है कि ये एक्सेप्टेंस है, और जैसे ही एक्सेप्टेंस होती है वो इच्छा जो होती है ना वो प्रॉमिस में बदल जाती है ना। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं लेना चाहता हूं। एक व्यक्ति है जो एक अपने फीमेल पार्टनर बोलिए या फ्रेंड बोलिए, उससे ये कहता है कि आई वांट मैरी यू, आई वांट मैरी यू। अब इसे क्या बोलेंगे आप? प्रपोजल बोलेंगे। वो अंगूठी लेकर के ऐसे जो स्टाइल में होता है ना, वो कौन सी स्टाइल होती है, वो फ्रेंच स्टाइल या जो भी हो, अब पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं, मैं ऐसा करता नहीं हूँ। तो इस स्टाइल में अगर वो उसको कहता है कि आई वांट मैरी यू, मैं आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ, क्या ये प्रपोजल है? सोच के बताइए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक आप आपने अपनी इच्छा जाहिर की उसके सामने, लेकिन जब ये इच्छा आप जाहिर करते हैं उसकी इच्छा के जानने के उद्देश्य से, तब ये ऑफर बनता है या प्रपोजल बनता है। सुनिएगा जरा, अगर आप ये कहते हैं कि आई वॉन्ट टू मैरी यू, विल यू मैरी मी, अब जाकर के ये क्या बना? एक प्रपोजल या एक ऑफर बना। केवल अपनी इच्छा जाहिर कर देना प्रपोजल नहीं होता। जब आप अपनी इच्छा जाहिर करते हैं सामने वाले की इच्छा जानने के उद्देश्य से, मन में ये रहता है कि उससे भी पूछें कि वो क्या चाहता है। आप दुकान पे जाके कहते हैं कि मैं एक कलम खरीदना चाहता हूं, और सामने वाला बेचना नहीं चाहता है, क्या ये प्रपोजल है? नहीं है। आप ये बोलते हैं कि मैं एक कलम खरीदना चाहता हूं 5 रुपए में, क्या आप बेचेंगे? अब ये क्या बना? ऑफर बना, और वो कह देता है हाँ, तो अब ये एक्सेप्टेंस हो गई, और एक्सेप्टेंस हो गई तो ये प्रॉमिस बन गया। प्रॉमिस अगर कंसिडरेशन फॉर ईच अदर है, और डेफिनेटली ये अग्रीमेंट में कन्वर्ट हो गया, और अगर एनफोर्सिएबल बाय लॉ है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। तो आइए, व्हेन द पर्सन टू हुम, वो व्यक्ति जिसको हमने प्रपोजल दिया, प्रपोजल इज मेड, सिग्निफाइज हिज असेंट, और उसने अपनी सहमति दे दी उस पर, देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, कहा जाएगा कि वो प्रस्ताव या ऑफर या प्रपोजल उसने एक्सेप्ट कर लिया। एंड प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बोलना ज्यादा ठीक नहीं रहेगा, अभी यहां पे मैं इसको थोड़ा काट करके लिखना चाहता हूं, प्रॉमिस, ठीक है। और ये प्रोमिसेस जनरली अग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें? ये अग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जैसे ही ये अग्रीमेंट में कन्वर्ट होते हैं, इफ एनफोर्सिएबल, तो फिर ये बन जाते हैं क्या? कॉन्ट्रैक्ट। क्या बात समझ में आई? ओके। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या निकला कि प्रपोजल जैसे ही एक्सेप्ट होता है वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है एक अग्रीमेंट। एक्सेप्टेंस के बाद वो एग्रीमेंट बन गया। लेकिन क्या एनफोर्सिएबल है या नहीं, ये देखना पड़ेगा। तो अगर कोई पूछे आपसे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, तो दो चीजें, एक तो अग्रीमेंट, और अग्रीमेंट कैसे बनता है? तो प्रपोजल एक्सेप्ट होने पे। प्रपोजल क्या होता है वो आगे चल करके हम आपको बहुत बढ़िया से बताएंगे, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको रख दिया आपके सामने। चलिए, ये दो बातें हो गई। अब आपको एक एग्जाम्पल और यहां पे हम दिखा देते हैं। X offers to sell his car
फॉर रुपीज 1 लाख टू वाई, एक्स अपनी कार को 1 लाख रुपए में वाई को बेचना चाहता है, वाई एक्सेप्ट कर लेता है इस ऑफर को। दिस ऑफर आफ्टर एक्सेप्टेंस बिकम्स प्रॉमिस, जैसे ही वो एक्सेप्ट हुआ वो क्या बन गया, प्रॉमिस। एंड दिस प्रॉमिस इज ट्रीटेड एज अग्रीमेंट, ये इसको हम क्या बोलेंगे, केवल अग्रीमेंट बोलेंगे। लेकिन एन अग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ एन ऑफर बाय वन पार्टी एंड इट इज एक्सेप्टेंस बाय अदर पार्टी। तो अग्रीमेंट में एक ऑफर एक व्यक्ति देता है और सामने वाली पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है, और जैसे ही वो एक्सेप्टेंस होता है इमीडिएटली वो अग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और यदि वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। व्हेन वी से, जब हम कहते हैं कि एक्सेप्टेड प्रपोजल या ऑफर क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप और एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डिनरी सेंस, इट रेजेज अनदर पॉइंट हाउ अ पर्सन विल एक्सेप्ट एन ऑफर प्रपोजल। एक नया क्वेश्चन उठ जाता है कि कैसे एक व्यक्ति प्रपोजल या ऑफर को एक्सेप्ट करता है। बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका कि यदि दोनों लोग, ध्यान से सुनिएगा, दोनों लोग एक ही चीज पर एक ही तरह से सोच रहे हैं तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा दूंगा, ठीक, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा दूंगा। अब यहां पे दो बातें निकल रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा दूंगा क्या, क्या मतलब, इसका मतलब ये लिख दिया मैंने कॉन्ट्रैक्ट, यहां पे ये लिखा हुआ है, मान लीजिए ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ा दूंगा, CONTRACT, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने पढ़ा दिया आपको, खत्म, मेरा मतलब ये था। लेकिन आपने क्या सोचा कि मैं पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहा हूं। हे भगवान, ये तो दोनों लोगों ने एक ही वर्ड को अलग अलग सेंस में समझ लिया, ठीक है। मैंने आपको कहा कि मेरे पास एक मारुति की गाड़ी है, और आपने कहा ठीक है मैं खरीदूंगा, मैंने कहा कि 1 लाख में मुझे बेचनी है। अब मैंने आपको जब मारुति की गाड़ी बताई तो आपने समझ लिया कि वो मारुति 800 है, लेकिन मेरे पास थी मारुति की ऑल्टो या कोई और वर्जन थी। लेकिन अब मारुति हम खरीदने बेचने का तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आप कुछ और सोच रहे थे, हम कुछ और बता रहे थे। क्या हम लोगों के दिमाग एक जैसे मिल रहे? नहीं मिल रहे, एक जैसे नहीं मिल रहे। और इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी ऑफ माइंड, दिमाग का मिलना। जब तक हम एक ही चीज पर, दोनों लोग जो बात कह रहे हैं, दोनों लोग उसी चीज को समझें, तब तक ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि ऑफर एक्सेप्टेंस जो हो रहा है वो डिफरेंट थिंग पे हो रहा है, और जब तक डिफरेंट थिंग पे हो रहा है तब तक ये सब्जेक्ट मैटर हमारा ठीक नहीं है, इसलिए ये ऑफर एक प्रॉमिस में ही कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए एक लैटिन मैक्सिम है, कंसेंसस एड आइडम, कंसेंसस एड आइडम। इसका मतलब होता है सेम थिंग इन अ सेम सेंस, सेम थिंग इन अ सेम सेंस। जैसा हम आपको जो बताना चाहते हैं उसी सेंस में आप उसको समझ रहे हैं, तो फिर हमारे द्वारा दिया गया प्रपोजल ऑफर आपके द्वारा अगर एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है, इसका मतलब आइडेंटिटी ऑफ माइंड भी है, और ये प्रॉमिस हो गया। और प्रॉमिस अगर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अग्रीमेंट बन गया, और अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल है तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। तो आइए यही बात यहां लिखी है कि आंसर इज व्हेन ही कंसेंटेड टू इट। कंसेंटेड का मतलब होता है सहमत होना, और इन अदर वर्ड्स देयर मस्ट बी कंसेंसस एड आइडम, मीटिंग ऑफ माइंड ऑफ बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। द इसेंस ऑफ अग्रीमेंट और इन टर्न कॉन्ट्रैक्ट इज मीटिंग ऑफ माइंड ऑफ द पार्टीज। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने का सबसे महत्वपूर्ण जो एलिमेंट है वो है आइडेंटिटी ऑफ माइंड, दोनों लोगों का दिमाग मिलना एक जैसे। पार्टीज टू एन अग्रीमेंट must have agreed upon the subject in the same sense and at the same time. Unless there is consensus ad idem, there cannot be any contract. जब तक consensus ad idem नहीं होगा तब तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं पाएगा, ठीक है, ओके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो एग्जाम्पल देखिए जरा जो दिया हुआ है। A had two motor cars, Maruti Alto and Maruti 800. He intends to sell Maruti 800 to B. वो चाहता है, दो गाड़ियां खड़ी हैं, Maruti 800 भी है और Maruti Alto भी है, और दोनों एक जैसे एक साथ खड़ी हैं। अब
बी आता है और बी को वो कहता है कि मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ। अब वो क्या बोल रहा है, बट बी थॉट, बी को लगा कि ही इज सेलिंग मारुति ऑल्टो एंड अग्रीज टू हिज प्रपोजल सिंस देयर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड, क्योंकि वो क्या बेचना चाहता था, मारुति 800, और वो क्या सोच रहा था, मारुति ऑल्टो। तो नो मीटिंग ऑफ माइंड, कंसेंसस एड आइटम नहीं है, बोथ अंडरस्टूड द सेम ट्रांजेक्शन डिफरेंटली, there is no consensus ad item, that's why there is no promise, there is no agreement, there is no contract. okay okay तो अब यहां से एक नई बात आती है सामने, एक नई चीज जन्म लेती है कि सर फिर क्या सारे के सारे अग्रीमेंट अगर बन जाते हैं तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे? नहीं। आपने देखा, आपके सामने एक एग्जांपल है हमारे पास कि अग्रीमेंट तक तो पहुंच गए, इवन यहां तो अग्रीमेंट भी नहीं बना क्योंकि कंसेंसस एड आइटम था ही नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो अग्रीमेंट तक पहुंच जाते हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाते। क्यों? देखिए, मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया था आपके डिनर पार्टी का, याद करिए, उसके साथ साथ मैं एक केस भी आपको बता देता हूं, बाल्फर वर्सेस बाल्फर का। आगे चल करके इस केस को डिस्कस करेंगे हम लोग, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं। एक व्यक्ति ने अपनी वाइफ से कहा, वाइफ को कुछ खर्चे के लिए मंथली पेमेंट करने का प्रॉमिस कर लिया उसने कहा कि हम तुमको हर महीने 30 पाउंड्स भेजते रहेंगे, कुछ देते रहेंगे पैसे, ताकि तुम सरवाइव कर सको, तुम्हारे खर्चे मीट आउट हो सके। वो तो कह दिया, वाइफ ने इसको सीरियसली ले लिया कि अब तो मुझे इतने पैसे मिलने हैं। कुछ दिन तक डेफिनेटली हस्बैंड लॉयल रहा और उसने पेमेंट किया, वो दिया, बहुत ईमानदार आदमी था। लेकिन कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद वो पेमेंट ना कर सका, सबसे बड़ा अपराध किया उसने। और वाइफ का गुस्सा आप जानते होंगे, वाइफ गुस्से में आ गई और वाइफ ने केस कर दिया उसके ऊपर, कोर्ट में जाकर के केस कर दिया कि हमारे हस्बैंड ने मुझसे कहा था कि वो हमें मंथली खर्चे देते रहेंगे लेकिन उन्होंने खर्चे दिए नहीं, अब हम चाहते हैं कि वो इकट्ठा वसूली हो उनसे। और बड़ा सेंसिटिव बन गया केस ये। तो कोर्ट में गया मामला, कोर्ट ने देखा, समझा और कोर्ट ने डिसीजन दे दिया किसके पक्ष में? हाँ, हस्बैंड के, वाइफ के नहीं, हस्बैंड के पक्ष में। और कहा कि इन्होंने अगर आपको पैसे नहीं दिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनसे रिकवरी नहीं कर सकती हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अब देखिए हुआ क्या, ये एक डोमेस्टिक अग्रीमेंट है, ये आपस में, अब बेड पे दो लोग हैं, बैठे हुए हैं, हस्बैंड वाइफ बातें कर रहे हैं, अचानक उसने कुछ कह दिया। अब ये क्या दोनों लोगों ने ये सोच करके बातें की थी कि अगर वो पेमेंट नहीं करेंगे तो हम उनको कोर्ट में घसीटेंगे? क्या ये सोच करके वाइफ ने कहा होगा? नहीं। तो फिर इसका मतलब लीगल इंटेंशन नहीं था उनका। ये बाल्फर वर्सेस बाल्फर का केस है, तो अब लीगल इंटेंशन नहीं था, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया, बिकॉज इट इज़ नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। कोर्ट में आप नहीं जा सकते और कानून इसको प्रवर्तनी नहीं कराएगा, इन्फोर्स नहीं करेगा, इसलिए ये मुद्दा ही ख़त्म हो जाता है और फिर हस्बैंड को कोई पैसा देना नहीं पड़ा, है ना। तो देखिए, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो अग्रीमेंट तक जा करके अपनी सांसें तोड़ देते हैं, नहीं अब मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाऊंगा, क्या करूं मैं। लेकिन जितने कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, इसका मतलब वो सारे के सारे अग्रीमेंट तो होंगे ना, बिना अग्रीमेंट के तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बने होंगे। तो इसी पे एक लाइन लिख दी गई, एक स्टेटमेंट तैयार किया गया कि एवरी अग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज अग्रीमेंट। ठीक है, ओके सर। तो इंपॉर्टेंट नोट यहां पे दी हुई है आपके लिए। इस नोट में क्या लिखा हुआ है? इसमें यही बात लिखी हुई है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? और उसी चीज को नीचे समझाया गया है कि एन अग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू द लीगल ऑब्लिगेशन। मतलब दोनों लोग लीगल इंटेंशन के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अग्रीमेंट करते हैं, तो ही वो एक कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अग्रीमेंट करते हैं या प्रपोजल ऑफर एक्सेप्ट करते हैं। इफ एन अग्रीमेंट इज इनकैपेबल टू बी
एनफोर्स्ड बाय लॉ इट रिमेन्स ओनली अग्रीमेंट एंड नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। सच एज सोशल एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हस्बैंड ने, देखिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एग्जांपल है वो, वाइफ से 30 पाउंड देने के लिए बात की थी हर मंथ, लेकिन वो अनएनफोर्सिबल है, ऐसे जैसे पार्टीज नेवर इंटेंडेड टू इट टू बी अटेंडेड बाय द लीगल ऑब्लिगेशन। मतलब वो दोनों नहीं चाहते थे कि कानूनी कार्रवाई आपस में करें, तो इस इंटेंशन के साथ था नहीं ये। अच्छा, ये बात कहाँ से निकल गई? आपके भी मन में आ रहा होगा कि सर हो सकता है कि वाइफ ना मन में रखी हो कि अगर वो नहीं पैसा देता है तो हम उससे रिकवर करेंगे। ऐसा नहीं होता, ये प्रिजम्पशन है हमारी कि जो सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं, जो घर के घरेलू एग्रीमेंट होते हैं, डोमेस्टिक एग्रीमेंट होते हैं, उनमें लीगल इंटेंशन नहीं होता है। ये प्रिजम्पशन है आपकी, ये मान के चलना पड़ेगा। लेकिन हाँ, बहुत सारी सिचुएशन में जब डाइवर्स का केस होता है तो वहाँ पे तो होता है ना, तो कोर्ट स्पेशली देता है उसको और साथ में अग्रीमेंट होता है इस इंटेंशन के साथ कि अगर उन्होंने नहीं पे किया तो फिर हम कोर्ट में लेके आएंगे, तो वो अलग मामला है। लेकिन बाकी जनरली, जैसे मान लीजिए अगर वाइफ ने कहा कि मुझे साड़ी ला दो, अब हस्बैंड ने कहा ठीक है ले आ देंगे, 2 दिन बाद पता चला साड़ी नहीं आई, हस्बैंड गए जेल, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, ठीक है। नहीं तो हस्बैंड्स की तो खैर नहीं थी। चलिए, मेरी सिंपैथी पूरी है वाइब्स के साथ, लेकिन क्या करूं मैं। चलिए, अच्छा दूसरा, पहला सोशल एग्रीमेंट हो गया, दूसरा क्या है? अग्रीमेंट विदाउट लीगल इंटेंशन। मतलब हम इवन अग्रीमेंट तो कर रहे हैं, वो उसका कोई प्रिजम्पशन नहीं है कि वो अनएनफोर्सिबल हो गया या लॉ लीगली एनफोर्सिबल नहीं है, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग जानबूझ करके कह रहे हैं कि भाई देखो, ऐसे केस में हम लोग आपस में जो भी अग्रीमेंट कर रहे हैं इसको हम कोर्ट में लेके नहीं जाएंगे। तो आपस में जब हम कह रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? तो फिर लीगल इंटेंशन नहीं होगा, आपस में लिखित में कर ले रहे हैं। तो इसके लिए भी एग्जांपल मैंने दिया है कि द अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू स्टेटेड दैट, साफ साफ लिखा है उसमें, इट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू लीगल जुरिसडिक्शन इन द लॉ कोर्ट्स। द अग्रीमेंट वाज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ एज द पार्टीज नेवर अग्री टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस डिस्पाइट बीइंग अ बिजनेस अग्रीमेंट। इवन बिजनेस अग्रीमेंट है, होना चाहिए, लेकिन हमने लिख दिया कि नहीं हमारा कोई लीगल इंटेंशन नहीं है, तो फिर ठीक है, तो ये एनफोर्सिबल नहीं होगा, ये अग्रीमेंट तक ही आके रुक जाएगा। और लास्ट है अग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन। ये मैं आपको अगले चैप्टर में जब कंसिडरेशन का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि क्या होता है अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। ये अभी फिलहाल आपको समझ में नहीं आएगा। और कंसिडरेशन की डेफिनेशन हम जब देखेंगे सेक्शन 2D, ठीक है, सेक्शन 2D में हम लोग डिस्कस करेंगे जब कंसिडरेशन को, तो वहाँ पे मैं आपको फिर से समझा दूंगा कि अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन क्या है, ठीक है। फिलहाल ये समझ लीजिए कि बिना कंसिडरेशन के अग्रीमेंट जो होते हैं वो केवल अग्रीमेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते। चलिए, आर अग्रीमेंट, ये यहाँ पे दिया हुआ है क्लियर कट, आर अग्रीमेंट but not contract. However, all contracts are agreement. Further, all legal obligations are not contract. Only those obligations which have their source in contract are enforceable under the provision of the Indian Contract Act. ठीक है, चलिए अब इसी बेस पर आइए कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस दिए गए हैं बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट के बीच में ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस कुछ दिए गए हैं, तो उनको आइए जरा हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या हैं, ठीक है। चलिए, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, आराम से चलते हैं हम लोग। अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहला है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन अग्रीमेंट की क्या मैंने बताई अभी थोड़ी देर पहले आपको, सेक्शन 2 क्लॉज ई में, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट।
बट व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? सेक्शन 2 क्लॉज एच में कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एन अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ। अगर कोई अग्रीमेंट है जो एनफोर्सिबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब बात होती है फॉर्मेशन की। अब आइए फॉर्मेशन की बात करते हैं। बताइए एक अग्रीमेंट कैसे बनता है? भाई प्रपोजल जैसे ही एक्सेप्ट होता है वो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन प्रॉमिस बन जाता है, और प्रॉमिस क्या है? एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है, इसलिए वो अग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। इवन इसके लिए ना कुछ लिंकेज भी दी जाती है। कहा जाता है कि जैसे अगर एक बारूद से भरी ट्रेन को माचिस लगाते ही वो ब्लास्ट कर जाएगी, वैसे ही एक ऑफर को या प्रपोजल को एक्सेप्टेंस देना है। जैसे बारूद से भरी ट्रेन को ये लाइट मैच जो होती है ना माचिस, उससे आग दिखाना हल्का सा, जो जितना खतरनाक है उतना ही खतरनाक एक प्रपोजल को एक्सेप्टेंस देना है। जैसे ही आप आग लगाएंगे ट्रेन ब्लास्ट, जैसे ही आप एक्सेप्टेंस देंगे वो प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाएगा और आप बच नहीं सकते। बात समझ आ रही है? तो और फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस कॉन्स्टिट्यूट एन अग्रीमेंट, अग्रीमेंट एंड इट्स एनफोर्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट जब अग्रीमेंट एनफोर्सिबल होता है। लीगल ऑब्लिगेशंस देख लीजिए जरा। एन अग्रीमेंट मे और मे नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। भाई अग्रीमेंट हो सकता है लीगली एनफोर्सिबल हो सकता है ना हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो हर हाल में लीगली एनफोर्सिबल होंगे, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बने होंगे। जी हाँ। वन इन अनदर, क्या अग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट होता है या कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट होता है? सर कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट होता है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नेसेसरली अग्रीमेंट्स, लेकिन हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ओके। स्कोप बताइए, स्कोप का मतलब किसका एरिया बड़ा है? सर डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट का एरिया बड़ा है या अग्रीमेंट का? जी हाँ, अग्रीमेंट का, क्योंकि बहुत सारे अग्रीमेंट आप बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत सारे अग्रीमेंट हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट ना हो। तो अग्रीमेंट होना कॉन्ट्रैक्ट बनने की गारंटी नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो बन जाते हैं वो एनफोर्सिबल बाय लॉ होते हैं। और आपका अग्रीमेंट का स्कोप ज़्यादा है, क्योंकि हर तरह के प्रपोजल अगर एक्सेप्ट हो गए तो वो अग्रीमेंट है, लेकिन अगर वो एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। चलिए
सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये हमने डेफिनेशन के फॉर्मेट में, डेफिनेशन के बेसिस पे, फॉर्मेशन, लीगल ऑब्लिगेशन, वन इन अनदर, स्कोप। वन इन अनदर का मतलब आपको याद रखना है, दिमाग में क्या रखना है, वन इन अनदर का मतलब होता है कि अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता, आता है, हाँ, अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आता है, कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट में नहीं आता, ठीक है। चलिए अब आते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सेक्शन 10 क्या है? सेक्शन 10 ये क्या कहता है? सेक्शन 10 जरा सुनेंगे। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, क्या आवश्यक तत्व होते हैं, कौन से ऐसे बिंदु होते हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए आवश्यक हैं, तो उनका समझना यहाँ जरूरी है आपको। आप अगर वो समझेंगे तो फिर आप ये सोच पाएंगे कि भाई कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए और उनका रहना आवश्यक है, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप, ठीक है, ओके। इसीलिए इसका नाम रखा गया है इसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। इसेंशियल का मतलब होता है बिना इनके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचना बेकार है। क्या है? बेकार है। चलिए तो अब यहाँ पे जरा भूमिका क्या बनाई गई है सुनेंगे। ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, हम जानते हैं, इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट। अब ये नई चीज आ गई आपके लिए, फ्री कंसेंट, ओके। किसके? पार्टीज। कौन सी पार्टीज? हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सारे के सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। कौन बनेगा? अग्रीमेंट्स बनेंगे। अगर वो कैसे बनाए जाते हैं? बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज हु आर competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not expressly hereby expressly declared to be void। तो अब देखिए कितनी चीजें हो गई। पहली बात ये क्या हो गया, दूसरी बात लॉफुल कंसिडरेशन, तीसरी बात ये लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये चौथी बात, और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, ये पांचवी बात। ये पांच चीज़ें तो आपको सीधे सीधे दिख रही हैं, और इन पांच चीज़ों से और भी क्या चीज़ें निकल के आएंगी सामने वो हम आपको आगे बता रहे हैं। तो सबसे पहले ये पांच बातें क्या हैं ये सुनिएगा। पांच बातें हैं कि एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, पक्का बनेगा। हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, हर पीली धातु सोना नहीं होती, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, और सोना का मतलब केवल और केवल वो नेकलेस से नहीं होता, सोना का मतलब नींद में सोना भी होता है ना। ये जोक था, आप समझ गए होंगे, धन्यवाद। तो हर एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा यदि उसमें पहला फ्री कंसेंट हो। क्या हो? फ्री कंसेंट। अगर फ्री कंसेंट है तो अग्रीमेंट है। दूसरा कैपेसिटी, हम पढ़ेंगे सेक्शन 11 में, हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटी क्या होती है। दूसरा, दो बातें हो गई। तीसरा लॉफुल कंसिडरेशन, और चौथा लॉफुल ऑब्जेक्ट, और साथ साथ अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं है तो ही कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। अब ये सब चीज़ें क्या होती हैं? फ्री कंसेंट किसे कहते हैं, किसे कहते हैं लॉफुल ऑब्जेक्ट, किसे कहते हैं लॉफुल कंसिडरेशन, क्या होती है कैपेसिटी, और एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड कौन कौन से एग्रीमेंट होते हैं, तो इनके बारे में हमारी चर्चा होनी है। तो ये पॉइंट तो हमें देखना है। और क्या देखना है जरा सुनिए। सबसे पहला पॉइंट, टू पार्टीज। ओहो, दो लोगों का होना जरूरी है। जैसे शादी के लिए दो लोगों का होना जरूरी है, वैसे ही एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो लोगों का होना जरूरी है। एकला चलो रे का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे दो लोगों का चलेगा, दो चलेंगे। तू चल मैं आई, गाना सुनने को मिलता रहेगा आपको टाइम टू टाइम। तो दो पार्टीज का होना जरूरी है। एक पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, अकेले एक आदमी अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो दो पार्टी क्या करेंगी? प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, मतलब सेक्शन ऑफर के लिए सेक्शन बना है 2A और एक्सेप्टेंस के लिए बना है सेक्शन 2 क्लॉज B।
तो ये प्रॉपर ऑफर एक्सेप्टेंस अब सेक्शन 2N में डेफिनेशन लिखी हुई है, और उसके साथ साथ ऑफर के एसेंशियल एलिमेंट, लीगल रूल्स रिगार्डिंग ऑफर, ये सब चीज़ें अलग अलग दी हुई हैं। तो रूल्स, ऑफर का सेक्शन, ये सब हमें आगे चल करके पढ़ना है। आगे हम जा करके इसे पढ़ेंगे, तब जा करके और क्लैरिटी आएगी ऑफ़र के बारे में। लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको ऑफ़र जानने के लिए बता दिया है। ऑफ़र का मतलब होता है कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी इच्छा जाहिर करता है इस उद्देश्य के साथ ताकि उस मुद्दे पर सामने वाले की इच्छा जान सके, तो इसी को ऑफ़र प्रपोजल कहते हैं। और ये प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। जब प्रॉपर वर्ड मैं बोलता हूँ ना, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वो क्या होती हैं हम आगे चल करके पढ़ेंगे। उसी तरह से एक्सेप्टेंस, प्रपोजल जब के सामने रखा जाता है, अगर वो उस पर अपनी हामी भर देता है तो डेफिनेटली हम कहते हैं कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, एंड दैट इज़ कॉल्ड एक्सेप्टेंस। और जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, ये प्रॉमिस बन जाता है। टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज, कम से कम 2 पार्टीज का होना जरूरी है। 1 पार्टी मेकिंग ऑफर, जिसे हम ऑफरर या प्रपोजर भी कहते हैं। जो ऑफर देता है उसे ऑफरर या प्रपोजर कहते हैं। जिसे ऑफर दिया जाता है उसे हम ऑफरी या प्रपोजी जनरली बोलते नहीं हैं, ऑफरी बोलते हैं, ठीक है। एंड अदर पार्टी एक्सेप्टिंग द ऑफर, और जो एक्सेप्ट करता है उसे ऑफरी या प्रपोजी भी बोल सकते हैं। द टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी डेफिनेट। ये सब चीज़ें हम आगे चल करके आपको समझाएंगे। फिलहाल आपको याद क्या रखना है, तो आपको याद रखने वाला पॉइंट ये है, इसी को आपको याद रखना है। ये याद रखेंगे तो आगे चल करके हम सब कुछ डिटेल में इसको समझाएंगे। दूसरा, अग्रीमेंट। भाई प्रॉपर 2 लोग हैं, ऑफर एक्सेप्टेंस हो रहा है, और जब ऑफर एक्सेप्ट हो गया, प्रॉमिस बन गया, तो डेफिनेटली वो अग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हर एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। अभी ये सब जरूरी हैं, सारे जरूरी हैं। अब अग्रीमेंट केवल बन जाना कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। उसके लिए आपको इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। मतलब अग्रीमेंट को एनफोर्स कराना है। ये एनफोर्सिबिलिटी का पोर्शन है। अब ये एनफोर्स हो गया तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके लिए आइए हम आपके सामने एक एग्जाम्पल भी रखे हुए हैं, इस एग्जाम्पल को भी देख लीजिए। फिलहाल टेक्स्ट देख लेते हैं। देयर मस्ट बी एन इंटेंशन बाय बोथ पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप का मतलब होता है अगर आपने अपने ड्यूटीज़ को पूरा नहीं किया तो मैं आपको कोर्ट में लेके जा सकूं, ये लीगल रिलेशनशिप होता है। मैं अपने राइट्स का एक्सरसाइज तो करूंगा और आपकी ड्यूटी बनेगी, तो आप अगर ड्यूटी नहीं पूरा करते हैं तो हम आपको कोर्ट में लेके जाएंगे। एंड टू लीगली बाइंड देमसेल्व्स एज अ रिजल्ट ऑफ सच एग्रीमेंट। इन केस ऑफ सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स, ना बाबा ना, the usual presumption is that the parties do not intend to create legal relationship, but in commercial or business agreements the usual presumption is that the parties intend to create legal relationship unless otherwise agreed upon। तो क्लियर कट जब तक मना ना किया जाए, बिजनेस एग्रीमेंट्स में माना जाता है कि लीगल रिलेशनशिप है, और जो हमारे डोमेस्टिक या सोशल रिलेशनशिप होते हैं उसमें लीगल रिलेशनशिप नहीं होता। और एग्जाम्पल क्या है, अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू स्टेटेड दैट इट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू लीगल जुरिडिक्शन, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी। सेक्शन 11 मैंने कहा था कि आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी या कैपेसिटी नहीं होती, वो कॉम्पिटेंट नहीं होता। जैसे माइनर है, एक बच्चा जो अभी छोटा है, नन्ना मुन्ना है, 18 साल से कम की एज का है, तो उसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती कि कॉन्ट्रैक्ट कर सके, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसकी टर्म्स कंडीशन को समझना आवश्यक है और वो बच्चा है, वो समझ नहीं सकता है। तो यहाँ पे वो उसकी कैपेसिटी नहीं है। एक ल्यूनाटिक है, ल्यूनाटिक या फिर आप ड्रंकेन पर्सन है, इडियट्स हैं, या फिर मैड है, ये लोगों के पास वो एबिलिटी नहीं होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, क्योंकि वो समझ नहीं पाते, टर्म्स कंडीशन को समझने की उनके अंदर क्षमता नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए उनकी हम देखेंगे आगे। द पार्टीज टू अग्रीमेंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू। लेकिन आपको याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है, और आपको और क्या याद रखना है, और आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है। ठीक है, अगला कंसिडरेशन। अभी मैंने आपको ये बताया था कि भाई कंसिडरेशन का होना जरूरी है। अब कंसिडरेशन क्या होता है, इसके लिए सेक्शन 2D, कौन सा हम लोग आगे देखेंगे, सेक्शन 2 क्लॉज डी। कंसिडरेशन का मतलब मैं आपको सिंपल बता देता हूं कि समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यो, बदले में कुछ ना कुछ। मैं आपको अगर कहता हूं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट,
तो डेफिनेटली हमको भी तो बदले में कुछ मिलना चाहिए। हमारे लिए आपके द्वारा दी गई फीस जो होगी ना वो कंसिडरेशन होगी, और आपके लिए मेरे द्वारा दी गई टीचिंग कंसिडरेशन कहलाएगी। क्या इतनी बात समझ आ गई? ओके। तो एन अग्रीमेंट इज एन बाय इनकॉम्पिटेंट पर्सन इज वॉइड। A valid contract must be supported by consideration. Consideration means something in return, quid pro quo. It can be cash, kind or kind. An act, कोई एक्टिविटी भी हो सकती है, कुछ एब्सटिनेंस, कोई चीज़ मना करना भी हो सकता है। सर मना करना कंसिडरेशन कैसे हो सकता है? आप एक मिनट सोचिए, मैं बताता हूँ आपको। किसी चीज़ को मना करना कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है? मान लीजिए एक व्यक्ति के से मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैंने कहा कि भाई मुझे कुछ सामान दे देना, उसने कहा कि ठीक है हम दे देंगे, लेकिन उसने पूरा नहीं किया। अब मेरे पास राइट है कि हम चाहें उससे तो कोर्ट में केस करके उससे बहुत ज़्यादा पैसे ले सकते हैं कॉम्पनसेशन के रूप में, लेकिन अब वो कहता है कि आप प्लीज़ कोर्ट में केस मत करिए, मैं आपको पैसे दे दे रहा हूँ। तो अब ये क्या है? कोर्ट में केस मेरा राइट है, मैं कोर्ट में केस करके बहुत सारे पैसे ले सकता हूँ, लेकिन कोर्ट में केस ना करने के बदले में वो मुझे कुछ पैसे दे रहा है, तो वो कंसिडरेशन है। कोर्ट में केस ना करना, एब्सटिनेंस, एब्सटिनेंस का मतलब है रोकना। ये आगे चल के फिर एग्जांपल दूंगा मैं आपको। तो रोक रहा है, उसके बदले में मुझे कंसिडरेशन वो पैसे दे रहा है। बात समझ आ रही है? तो कोई एक्टिविटी, कोई एब्सटिनेंस, ये सब भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, मीन्स कंसिडरेशन बन सकते हैं। कंसिडरेशन जो होता है वो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर भी हो सकता है। पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन और फ्यूचर। अब ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनको मैं कंसिडरेशन के चैप्टर में प्रॉपरली डील करूंगा आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे मैं करूँ फिर दोबारा जाके वहाँ करूँ, कोई मतलब नहीं है। और हाँ, लेकिन आपको याद क्या रखना है वो मैं बता दे रहा हूँ कि एसेंशियल एलिमेंट में कंसिडरेशन भी एक पोर्शन था। और ये केवल कंसिडरेशन मत बोलिए, इसे आप लॉफुल बोलिए, लॉफुल कंसिडरेशन, ठीक है। However, consideration must be real and lawful, and agreement without consideration is void. Void मतलब होता है बेकार, व्यर्थ, जिसका कोई अर्थ ना हो, कोई महत्व ना हो। और ये भी हम लोग डील करेंगे, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वर्ड अग्रीमेंट क्या होते हैं। देखिए, दो बातें सीखेंगे हम लोग, वर्ड अग्रीमेंट अलग सीखेंगे और वर्ड कॉन्ट्रैक्ट अलग सीखेंगे, ठीक है। इट नीड नॉट बी एडेक्वेट इफ पार्टीज आर अग्रीड टू इट। अब ये सब इसका मतलब हम आगे चल करके बताएंगे आपको कि एडिक्वेट ना होने का मतलब क्या होता है, कोई ज़रूरत नहीं होती है पर्याप्त होने की, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्या है, फ्री कंसेंट। ये कंसेंट का फ्री होना मतलब क्या? इसका मतलब होता है कि जब दो पार्टीज आपस में अग्रीमेंट करते हों तो हम आपस में अपनी इच्छा से सहमति दे रहे हों। हमने अगर आपसे कोई बात कही, आप उस पर हाँ कह रहे हैं, तो दबाव में ना कह रहे हो, कोई फोर्स ना हो आपके ऊपर, हम ज़बरदस्ती ना कर रहे हों, हम आपसे धोखाधड़ी के से आपसे हाँ ना करवा रहे हों, या आपको झूठ बोल करके या कोई ऐसा तरीका ना अपना रहे हों। तो अगर दोनों लोग अपने मन से खुश होकर के और फ्रीली हाँ कह रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। लेकिन अगर वहाँ आपराधिक दबाव मतलब कोएर्सन, धमकी हो, तो फिर ये फ्री नहीं है कंसेंट। इरादा हमारा, हम जो सहमति दे रहे हैं वो मुफ्त नहीं है या फ्री नहीं है या बिना किसी रुकावट के नहीं है। अब भाई आप बंदूक लगा के कहेंगे कि ये मानो तो मानना पड़ेगा, मजबूरी है, हम तो फ्री थोड़ी हैं, वो हम अपनी खुली इच्छा से थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, अंडर इन्फ्लुएंस। एक होता है ना अपने स्टेटस का किसी के ऊपर हक जताना कि ये मैं डॉक्टर हूँ, हम बहुत, मैंने आपके ऊपर एहसान किया, मैं टीचर हूँ, मैंने एहसान किया है, आप ये बात मान जाइए मेरी। तो ऐसा नहीं, अंडर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो, कोई मिस्टेक ना हो, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो पार्टीज आर सेड टू बी इन कंसेंट व्हेन दे आर अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, और इसे हम कंसेंसस एड आइडम कहते हैं, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको समझाया कि इन एडिशन टू इट, टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट। जेन्युइन कंसेंट होना चाहिए, दबाव में नहीं होना चाहिए। और वो दबाव वाले कारण क्या क्या हैं?
parties to the contract, consent is said to be free if it is not be obtained by misrepresentation, fraud, coercion, undue influence, mistake. ये सब हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे, सेक्शन 15, 16, 17 सब करेंगे आगे. If the consent is not free, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल. वॉइडेबल क्या होता है वो चल करके हम डेफिनेशन में देखेंगे कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं. आगे के हमारे पोर्शन वही डील होने वाले हैं. ठीक है. नेक्स्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन. अभी ऊपर कंसिडरेशन देखा मैंने, सर वो क्या है और ये क्या है. वहां ये कहा गया कि कंसिडरेशन का होना जरूरी है और यहां कहा गया कि उसका लॉफुल होना जरूरी है. लॉफुल वहां भी होगा, लेकिन वहां अभी हमने कंसिडरेशन की बात की कि वो कंसिडरेशन एग्जिस्ट करना चाहिए, बट कुछ भी नहीं चलेगा, वो लॉफुल होना चाहिए, कानून की नज़र में ठीक होना चाहिए. और इसके लिए एक सेक्शन है 23, वो डील करता है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन को. ठीक है. चलिए, और लास्ट नहीं है, अभी 2-3 पॉइंट्स हैं. अग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड. बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड होते हैं, तो ऐसा कोई अग्रीमेंट ना हो जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड हो. अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सर्टेन अग्रीमेंट आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड. अग्रीमेंट्स व्हिच हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड आर नॉट एनफोर्सिबल एट लॉ, हेंस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए वही कॉन्ट्रैक्ट, आप वही एग्रीमेंट बनाइए जो कानून के द्वारा एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड ना हो. मतलब उनको कानून के द्वारा ये कहा गया हो कि भाई आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते. अगर ऐसा कहा गया है तब तो फिर आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं सकते. साफ साफ मना है. जैसे वेगरिंग अग्रीमेंट्स, अग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड एंड मैरिज. ये क्या होता है? वेगरिंग क्या होते हैं? सट्टेबाजी वाले. सट्टेबाजी के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो गवर्नमेंट मना करती है कि इस तरह के अग्रीमेंट मत करिए आप. रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड एक ऐसा अग्रीमेंट करते हैं जिसमें किसी के व्यापार को रोकने के लिए आप अग्रीमेंट कर रहे हैं ना, गलत है ये. ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते. किसी के मैरिज, शादी, इतना शुभ काम, बेचारा कितना खुश है, और उसको रोकने के लिए आप अग्रीमेंट कर रहे हैं, बताइए अच्छा अग्रीमेंट है? नहीं. इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स मना है, आप नहीं कर सकते. सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग. नेक्स्ट, आपको याद क्या करना है? आपको ये याद करना है, ये आपको ये याद करना है, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग. अब सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग क्या होती है? देखिए, जैसे मैंने कहा ना, आइडेंटिटी ऑफ माइंड, दिमाग का मिलना जरूरी है. जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, वही आप सोच रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तभी हमारा दिमाग मिल रहा है. हम कुछ और बोल रहे हैं, आप कुछ और समझ रहे हैं, तो फिर कैसे होगा? तो मीनिंग भी सर्टन होनी चाहिए. जैसे मैंने अगर कहा कि मैं आपको ऑयल सप्लाई करूंगा, अब ऑयल का मतलब क्या? कौन सा ऑयल? मस्टर्ड ऑयल या ईटेबल, या फिर आप पेट्रोल ऑयल, डीजल ऑयल, और कोई, है ना, बहुत सारे हो सकते हैं. क्या मीनिंग सर्टन है? नहीं है. तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसमें जो सब्जेक्ट मैटर हो उसकी मीनिंग सर्टन होनी चाहिए. द टर्म ऑफ द अग्रीमेंट मस्ट बी सर्टन एंड नॉट वेग. नॉट वेग, वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, अनक्लियर, अस्पष्ट, ऐसे लिखते हैं ना, अस्पष्ट या अनक्लियर बोलिए आप सीधे सीधे. तो नॉट वेग का मतलब स्पष्ट. जब नॉट वर्ड लग जाएगा तो ये क्लियर हो जाएगा. दोनों एक साथ बोलेंगे तो क्लियर हो जाएगा. ठीक है. चलिए, इट मस्ट बी आइदर सर्टन और बी असर्टेन्ड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन. या तो होना चाहिए सर्टेन या फिर हम असर्टेन कर सकें उसको. If it is not possible to ascertain the meaning of the agreement, it is not enforceable at the law. अब सवाल उठा सर, इस पे भी बहुत सारे सवाल उठते हैं. इस पे भी एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, हो सकता है वो एग्जांपल्स आपसे के एग्जाम में भी आए. मान लीजिए अगर मैंने ये कहा कि ऑयल मैं आपको सप्लाई करूंगा, या अपने आप आए दुकान पे, आप हमसे बोले कि हमको ऑयल चाहिए, तो मैंने क्या किया? मस्टर्ड ऑयल भेज दिया. आपको चाहिए था क्या? केरोसिन ऑयल. अब सवाल ये उठा कि जब मीनिंग ही सर्टेन नहीं है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बना? नहीं बना. तो क्लियर कट बोल के जाइए. अब आप जाएंगे कोर्ट में, कहेंगे कि इन्होंने हमें सप्लाई नहीं किया. अरे भाई क्या सप्लाई करें, हमको जो समझ में आया वो भेज दिया. जब मीनिंग ही सर्टेन नहीं थी तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना. आप मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते, या फिर उस केस का कोई रिजल्ट नहीं आएगा. लेकिन मेरा काम
केवल ऑयल में ही डील करना है, और कौन से, मस्टर्ड ऑयल। और आपने मुझसे कहा कि मुझे ऑयल सेंड कर दीजिए आप, तो बताइए मैं कैसे केरोसिन ऑयल सेल कर सकता हूँ? तब तो इसका मतलब मीनिंग सर्टेन है ना कि मैं जिसमें डील करता हूँ वही आप मांगे होंगे, ठीक है, इसमें अब कंफ्यूजन की बात ही नहीं। लेकिन मैं 3-4 ऑयल्स में डील करता हूँ और आपने कोई सर्टन नहीं किया, तो फिर प्रॉब्लम है, उसको सर्टन करिए या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट बेकार हो जाएगा, इस अग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक, ओके। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी टू परफॉर्मेंस का क्या मतलब होता है? क्या जो हम बातें जो डिस्कस कर रहे हैं, जिस पे हम अग्रीमेंट कर रहे हैं, वो पूरा हो पाना पॉसिबल है? अगर पॉसिबल होगा तो ही उस पर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अग्रीमेंट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब ये कैसे होता है? एक आदमी कहता है कि हमको 1 लाख रुपए दीजिए, हम अभी आपको खजाना खोज के दे देंगे जादू से। अब बताइए, क्या ये अग्रीमेंट है? बोलिए, क्या ये वैलिड है? नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। एक आदमी कहता है कि हमको 1 लाख रुपए आप दीजिए, हम समुद्र को ना तैर के पार कर देंगे, हम तारे तोड़ के ले आएंगे, है ना, जादू टोना, हमें मरे हुए आदमी को जिंदा कर देंगे। अब ये क्या पॉसिबल है? इस तरह के अग्रीमेंट पॉसिबल नहीं होते हैं और इस तरह के अग्रीमेंट नहीं बनते हैं। मतलब अग्रीमेंट वही बनेंगे जिनके होने की पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। द प्रॉमिस मेड अंडर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एग्जीक्यूटेबल, जिनको एग्जीक्यूट किया जा सके। एंड agreement to do some impossible act is void from the beginning and never converted into a contract। मतलब ये void from beginning, इसको हम लोग कभी कभी कहते हैं void ab initio, मतलब शुरू से ही void, मतलब उसका मतलब ही नहीं है कोई, स्टार्टिंग से ही वो बेकार है, तो उसको कहते हैं void ab initio। ये लैटिन मैक्सिम है, ये हमारे देश की भाषा नहीं है। void ab initio इसका मतलब होता है वर्ड फ्रॉम बिगनिंग। अब ये अंग्रेजी हो गई नॉर्मल। नेक्स्ट है लीगल फॉर्मेलिटीज़। तो बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जिसमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है और बिना उन लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किए आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। जैसे जब प्रॉपर्टी खरीदी बेची जाती है तो वहाँ पर एक रिटर्न अग्रीमेंट होता है। अगर आपने रिटर्न अग्रीमेंट नहीं किया है, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, तो वो फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट बेकार है, ठीक है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि भाई वो लिखित होना चाहिए, रिटन में होना चाहिए, है ना, तो वो टेक्निकल वर्क है उसका। ऑल्दो यद्यपि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी फॉर्मेलिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं लिखा ये कि क्या क्या फॉर्मेलिटी किसके लिए होनी चाहिए, लेकिन हाँ अलग अलग रिस्पेक्टिव एक्ट्स जो बने हुए हैं उनमें ये बातें कही गई हैं। तो हाँ, यहाँ थे हम लोग। Therefore, a contract may be expressed oral or written हो सकता है, या even implied by conduct। implied contract क्या होते हैं, oral या express contract क्या होते हैं, आगे चल करके टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम देखेंगे। However, where the law requires for a particular contract, it must comply with all the legal formalities such as in writing, registration and attestation। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें लिखित होने की ज़रूरत होती है, उनका रजिस्ट्रेशन होने की ज़रूरत होती है, अटेस्टेशन की ज़रूरत होती है। अगर नहीं है, फॉर्मेलिटी ये पूरी नहीं हुई है, तो फिर वो अग्रीमेंट बनेगा ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। जैसे अंडर द प्रोविजन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट है, उसमें क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी रिटन। अच्छा, मैंने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बोल दिया, सॉरी, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट है, और मस्ट बी रिटर्न। अब उसमें लिखा है कि मूल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के लिए उसका लिखित होना जरूरी है, रजिस्टर्ड होना जरूरी है एंड ड्यूली स्टैम्प्ड होना जरूरी है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है। तो दीज आर द फॉर्मेलिटीज विच आर रिक्वायर्ड टू बी कॉम्प्लाइड विद फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्टिंग एन एग्रीमेंट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज that will not be converted into a contract। and these all the points have given in section 10। section 10 is the very very important section which just says about the compilation of the contract। कैसे कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या कंपाइल होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, शामिल क्या होती हैं, वो सारी बातें बताता है। और वो कहता है कि इसेंशियल एलिमेंट्स हैं ये, इनका होना बेहद आवश्यक है। कोई भी एक पॉइंट उठा लीजिए, इसमें से कोई भी एक पॉइंट उठा लीजिए और वो अगर मौजूद नहीं है तो हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। मान लीजिए फॉर एग्जांपल पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस को ही उठा लीजिए। आप कहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट होना पॉसिबल नहीं है, तो फिर पॉसिबल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। कोई एक पॉइंट अगर मौजूद नहीं है यहाँ पे, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग ही सर्टेन नहीं है, तो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। लीगल फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड है, रिटर्न,
रजिस्टर्ड और उसका साथ साथ स्टैंपिंग होना जरूरी है, लेकिन आपने नहीं किया तो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कितने, ये 10 से 11 पॉइंट्स थे जिनको हम लोगों ने देखा, और ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे बहुत ज़रूरी हैं सेक्शन 10 के लिए। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये दिमाग में रखना है आपको। दो पार्टीज प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस करें, उसके साथ अग्रीमेंट का होना जरूरी है, बिना अग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, तो लॉफुल अग्रीमेंट होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, साथ साथ कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए सेक्शन 11 में, और कंसिडरेशन का भी होना जरूरी है, कंसिडरेशन एग्जिस्ट करना चाहिए, और आगे चल करके ये भी देखेंगे कि कंसिडरेशन का लॉफुल होना भी जरूरी है ऑब्जेक्ट के साथ सेक्शन 23 में। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि हमारा जो कंसेंट है वो आइडेंटिटी ऑफ माइंड हो और साथ साथ किसी दबाव में हमारी सहमति ना ली गई हो, है ना, क्वेरसन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें इन्वॉल्व ना हो विच कैन विशिएट द कंसेंट ऑफ अ पर्सन। विशिएट मतलब होता है दूषित करना। लॉफुल ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन होना चाहिए, अग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट, रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, और बहुत सारे हम आपको बताएंगे आगे चल करके कि ये चीज़ें जो होती हैं वो आपके एक एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वर्ड होती हैं। उसके बाद सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग मैंने बताया आपको, फिर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड लीगल फॉर्मेलिटीज, ऑल दीज आर रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ कंक्लूडिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम लोगों को जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना है दैट इज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसके बारे में हमारी चर्चा होनी है अगली। ठीक है, तो चलिए, काफ़ी खूबसूरत है चार्ट हमारा, और कितने तरह के ये कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इनको भी डिस्कस करेंगे। क्या है इसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब जब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये सेक्शन 10 का कितना इंपॉर्टेंस है, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको कोट कर दे रहा हूँ, सेक्शन 10। अच्छा, लगे हाथ मैं बता भी देता हूँ, आपको दिमाग में आ जाए कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, जिसमें सेक्शन 10 के जितने भी एलिमेंट्स हैं 10 या 11 जो हम लोगों ने पढ़े उनका होना ज़रूरी है। अगर ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अदरवाइज तो वैलिड ही नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो वैलिड कैसे होगा। ठीक है, ओके सर, तो चलिए स्टॉप कर लेते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और फिर उसके बाद, या फिर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखने से पहले होप सो मुझे उम्मीद है कि हम लोग देख लें कि ऑफर और एक्सेप्टेंस को, और ऑफर एक्सेप्टेंस जैसे ही पूरा हो जाएगा फिर समझ में आ जाएगा कि क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, और तब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए हम देखते हैं दोनों में से कोई भी एक स्टार्ट करेंगे, या तो फिर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा लेंगे पहले, फिर ऑफर एक्सेप्टेंस करेंगे, या फिर ऑफर एक्सेप्टेंस पहले कर लेंगे फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी होगा जैसा भी होगा हम लोग देख के चलेंगे, हर बात आपको समझ में आए। ये एक चीज़ याद रखिएगा, जितनी पॉइंट्स मैंने आपसे कहे कि आगे डिस्कस करेंगे, आप वरी मत करिएगा, बिल्कुल भी बॉदर मत करिएगा, घबराइएगा नहीं, हम लोग सबको डिस्कस करेंगे, कोई भी पॉइंट छूटने वाला नहीं है। हाँ, आपका काम है कि आप उनको लिंक करेंगे, जहाँ जहाँ मैं जैसे बोल रहा हूँ कि आगे देखेंगे, तो जब हम देखेंगे तो पीछे से जाके वहाँ लिंक करिएगा आप, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा। ठीक, चलिए स्टॉपिंग हियर, थैंक यू सो मच।